दोस्तों नमस्कार। बीपीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सबको ये बता दूं कि इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर एक होते हैं और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जैसा कि मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आज, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कह लीजिए कि बहुत ही बड़ा नाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्कशॉप क्या होता है। मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कभी भी इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग को सीखने के लिए हम थ्योरेटिकल नॉलेज क्लासरूम में तो ले लेते हैं, लेक्चर के माध्यम से तो ले लेते हैं, लेकिन एक कसक सी रह जाती है कि जब तक इंजीनियरिंग की सोची हुई वो थिंक आपके माइंड में जो चलता रहता है, जब तक उसको ऑन पेपर या कोई चीज़ें बना करके हम उसको शो नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, तब तक हमारा एम क्लियर नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, एक नॉर्मल सी भाषा में कभी कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज इंजीनियरिंग, या कभी कोई ये बता दे कि जरा बताइए बहुत ही छोटे वर्ड में कि इंजीनियरिंग होता क्या है, तो उसको लेकर के मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा फील्ड है जिसको देखिए बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जो चीज़ हमको दे दे, या एक सिस्टमेटिक वे में, एक वेल मैनेज्ड वेल प्लान्ड वे में किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को हम इनिशियल टू फाइनल अगर करते हैं, उसको बोलते हैं माय डियर इंजीनियरिंग। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट हमें शुरुआत करनी है तो उस प्रोजेक्ट को मैं इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं कि मार्केट वैल्यू उसका निकल ना पाए। दिस इज़ नॉट इंजीनियरिंग। अगर कोई प्रोडक्ट हमको बनानी है तो सबसे पहले उसकी कास्टिंग देखी जाती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू देखी जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो लोग होते हैं, या अभी कह लीजिए हिंदुस्तान में जो क्लास डिफाइन किया गया है वो 3 क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो सबसे पहले जब कभी इंजीनियरिंग में आप जाते हैं तो उसमें आपको ये सोच करके ध्यान रखना पड़ता है कि किस क्लास के लिए कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी पेन या कौन सा घर हमें डेवलप करना, बनाना है। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि इन द सेंस ऑफ वर्कशॉप की हम बात करें तो आपके सामने तमाम ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती हैं जिसको आप देखे होंगे। नॉर्मली इंडिया में तो कारों का प्रचलन होता है और कार जो हम लोगों के सामने ज़्यादा चलती है उसको बोलते हैं मारुति सुजुकी कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है। उसकी खासियत ये है कि वो मिडिल क्लास वालों के लिए और लोअर क्लास वालों के लिए लेके चलती है। अपर क्लास कभी भी मारुति सुजुकी को या उसकी बनाई हुई कंपनी को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जो अपर क्लास वाले होते हैं उनका मतलब ही अलग होता है, उनका थिंक ही अलग होता है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी। तो जब कभी सेफ्टी की बात आएगी, आप रोड पे मारुति सुजुकी की भी गाड़ियाँ देखते हैं, आप रोड पे हुंडई की भी गाड़ियाँ देखते हैं, आप रोड पे टोयोटा की भी गाड़ियाँ देखते हैं, और इवन एक सिंपल सी भाषा कहते हैं, आप रोड पे ऑडी, BMW, मर्सिडीज भी देखते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मर्सिडीज से, ऑडी से, BMW से चलने वाला आदमी एक नॉर्मल या नॉर्मल क्लास फैमिली वाला नहीं होगा। उसकी सेफ्टी है, उसकी सिक्योरिटी है, उसके जानने वाले लोग हैं। तो मैं ये बात आपको डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, जब कभी भी वर्कशॉप में आप जाते हैं इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने, तो एक नए डेवलपमेंट के साथ, एक नई माइंडसेट के साथ लेकर के जाते हैं। और वो माइंडसेट क्या होता है कि मुझे आज ये चीज़ बनाना है।
अब जब आप कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता टूल, ज़रूरी होता उसमें प्रोडक्ट, ज़रूरी होता उसमें रॉ मटेरियल, और ज़रूरी होता है एक प्लान। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात कर देता हूँ कि देखिए, प्लान तो आप कहीं बैठ के कर लेंगे, कहीं पे बैठ के प्लान आप कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को फाइनल कैसे बनाना है आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करने के लिए आप सबको जाना पड़ता है किसी वर्कशॉप में, किसी प्रैक्टिकल लैब में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, आपको कोई बोल्ट बनाना है, आपको कोई मशीन का एक पार्ट्स बनाना है, तो मशीन के पार्ट्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सब वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई वर्कशॉप इंचार्ज है उससे टूल को आप परफॉर्म कर लेंगे, टूल को मांग लेंगे और उसके बाद अपना काम कर लेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ये कह लीजिए कि जो आपको ज़िंदगी में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ मशीन पे, क्योंकि इंजीनियरिंग की जब हम कभी भी बात करेंगे टूल की बात करेंगे, और टूल कैसे आप बनाएंगे जब आपके पास कोई हथियार होगा। तो इंजीनियर का जो सबसे बड़ा हथियार उसको बोलते हैं मशीन। इवन मैकेनिकल इंजीनियर का जो सबसे बड़ा हथियार है उसको बोलते हैं मशीन। इवन सिविल इंजीनियर का जो सबसे बड़ा हथियार है उसको बोलते हैं मशीन, क्योंकि विदाउट मशीन के कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाता। मेरा कहने का सेंस सिंपल सा है, मैं आपको विनम्र स्वभाव से आपको बता देता हूँ कि आप जाएंगे मशीन, देखिए मशीनों में जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही बेसिक मशीन जिसको बोलते हैं लेथ मशीन। अब लेथ मशीन को जानने के लिए सबसे पहले कि माइंड में आ रहा है कि लेथ मशीन होता क्या है या मशीन होता क्या है। तो मशीन की डेफिनेशन अगर आपको जाननी हो तो सिंपल सी चीज़ें जान लीजिएगा कि आदमी की ज़िंदगी में, हमारे आपकी ज़िंदगी में हर वो काम जिसको आसानी से किया जाए, जल्दी से किया जाए, कम टाइम में किया जाए, उसको बोलते हैं मशीन। आज मशीन ही तो है जो फार्मर की ज़िंदगी में, हमारे आसपास की ज़िंदगी में कितनी आसान सी हो गई। नहीं तो पहले आदमी लगते थे, कितने टाइम लग जाते किसी चीज़ को काटने के लिए, वो आने के लिए, लेकिन आज मशीन का कमाल है कि 2 दिन 4 दिन में पूरा का पूरा सिस्टम जिस हिसाब से हम चाहते हैं वो मैनेज हो जाता है। तो ये सब सारी मशीन के डेफिनेशंस हो गए। अब इसमें मैं बताऊं कि लेथ मशीन ज़रूरी क्यों है इंजीनियरिंग में। क्योंकि देखिए, लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिस मशीन पे हम एक बार कई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, कटिंग हो गया, पार्टिंग हो गया, शेपिंग हो गया। ये सब सारे बेसिक डिफरेंट जो आपको बता भी देंगे, आप सब जानते भी हैं। लेथ मशीन पे भी जब आप आएंगे तो उसमें देखिए लेथ मशीन के अपने एक पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जैसे मान लीजिए कि एप्रोन हो गया, चक हो गया। अब चक देखिए 3 चक होता है, 4 चक होता है, यूनिवर्सल चक भी होता है। वो बेसिक सी बातें आप सबको पूरी अच्छे से बताई गई है और दिखाई भी गई है। बेड होता है, कैरेज होता है, लेथ होता है, लीड स्क्रू होता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब किसी पे भी काम करने से पहले एज अ ऑपरेटर अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, उस एक पार्ट को जानते हैं, तो मशीन, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। आज जब कोई भी स्किल्ड ऑपरेटर अगर जानते हुए उसको परफॉर्म करता, उसको रन करता, उसको चलाता है, तो ये सच्चाई है कि उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। मैं आपसे बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आज मैं वर्कशॉप में गया और मेरा ऐसा मन कर दिया कि मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। अब वो प्रोडक्ट रिलेटेड है किससे, कोई कास्ट आयरन ले लिया, उसकी सॉलिड बोल्ट हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ते माइंड में स्किल हम जनरेट कर लेते हैं कि मेरे पास साइज़ इतनी होनी चाहिए, 100 mm का, 200 mm का, 500 mm का।
जिस हिसाब से आपको बनाना है या जो चीज़ होल्ड करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, नट और बोल्ट का यूज़ वहीं करते हैं जब कभी किसी प्रोडक्ट को, किसी पार्ट को हमें होल्ड करना होता है, तो वहाँ पे नट और बोल्ट का यूज़ करते हैं, जिसको नर और मादा भी कहते हैं, जिसको मेल और फीमेल भी कहते हैं। अब एक चीज़ बहुत ही सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि आपने वर्कशॉप में गया और आपका मन ऐसा कर दिया कि मुझे बनाना है बोल्ट, उसके साथ नट, तो आप क्या करेंगे? ऑपरेटर से जो आपके आसपास होंगे, ठीक है, उनसे आप कहेंगे कि मुझे इन्वेंट्री के फॉर्म में जो स्टॉक में है, मुझे 100 mm का एक सॉलिड रॉड चाहिए। अब वो ज़रूरी थोड़ी है कि 100 mm आपको नाप को, क्योंकि बनाना तो आपको है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मेजरिंग टेप से आप 100 mm को नाप लेंगे। नापने के बाद फिर क्या कर लेंगे? आप उसको डेप्थ मशीन पे ले जाएंगे, पार्टिंग करके कट कर लेंगे। अब जब कट करेंगे तो कट करने के साथ साथ क्या करेंगे? हो सकता है उसके सरफेस पे जहाँ से आप कट किए हो उस पर कोई मटेरियल रिमूव करना हो। तो जब उस मटेरियल को आप रिमूव कर रहे हो तो फिर आपको ले जाना पड़ता है कहाँ पे? ग्राइंडिंग मशीन पे, ऑल्सो नोन एज ग्राइंडिंग व्हील। अब ये ध्यान रखिएगा कि ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो बिल्कुल, जो ग्राइंडिंग मशीन है वो ग्राइंडिंग व्हील के बिना अधूरा है। अधूरा क्यों है? ग्राइंडिंग मशीन का मेन मोटो होता है कि जो कोई प्रोडक्ट है, कोई जॉब है, उस पे से मटेरियल को रिमूव करना बाय द यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। लेकिन अगर ग्राइंडिंग व्हील उसमें नहीं लगा है वो मशीन तो चलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन व्हील नहीं चलेगा, व्हील नहीं होगा। जब व्हील नहीं होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्म नहीं होगा। जब वो परफॉर्म नहीं होगा तो कोई चीज़ हम उस पर बना नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे? उसके मटेरियल को आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के साथ साथ क्या करेंगे? आप सपोज मान लीजिए कि आपका पूरा जो बोल्ट है, हो सकता है ऊपर का सरफेस, ऊपर का जो परत है जिसको आप बोलते हैं, उसको थोड़ा आपको और चिकना बनाना, अच्छा बनाना। तो क्या करते हैं? उसको हम मटेरियल को, पूरे होल सोल पार्ट को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो पूरे पार्ट्स को आप क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। हाँ, हो सकता है कि उसका जो मोशन है वो क्लॉकवाइज हो या रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो सकता है, रोटेटिंग मोशन भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है नीड किस हिसाब से आप उस चीज़ को लेकर के परफॉर्म करना है। आपने वो कर दिया। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप कभी भी किसी बोल्ट को बनाने के लिए, क्या होता है, आपने मेजर कर लिया। अब उसमें देखिए आता है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का माय डियर काम क्या होता है कि जितने उसमें थ्रेड्स कटे होते हैं वो अपने एक एंगल पे होते हैं, क्योंकि बोल्ट का जो थ्रेड होता है उसका एंगल अलग होता है और नट का जो एंगल होता है उसका थ्रेड अलग होता है, एंगल अलग होता है। तभी जब डिफरेंट एंगल को लाते हैं तब वो पूरा का पूरा मैच करता है। वाइसे वर्सा होता है। अगर 90 डिग्री किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट है 90 डिग्री, अगर इधर हम ले जा रहे हैं तो 90 डिग्री फिर हमको इधर भी लाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं इसको दे रहा हूँ, तब जाकर के वो पूरा क्रैशिंग करके बैठता है। उसकी प्रक्रिया तो लंबी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको अवगत करा देता हूँ। अवगत कराने का मतलब क्या होता है कि आपने लीड स्क्रू से क्या कर दिया? आप एंगल दे दिए किसी बोल्ट के सरफेस को या नॉर्मल जॉब के सरफेस को चूड़ी काटने के लिए। अब आइडिया, जब चूड़ी कट जाती है तो देखिए उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। चूड़ी काट देने से सारी चीज़ें, उसको फिनिशिंग करना होता है। तो फिर क्या करते हैं? बाय द यूज़ ऑफ रेगमार को जब हम लगाएंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली घरों पे, जैसे मान लीजिए कोई वॉल है, अब उस वॉल की फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, तो क्या करता है? उस जगह देखता है जहाँ ऊंचा है या थोड़ा मटेरियल जहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे वो क्या करता है? रेगमार को यूज़ करके वहाँ से मटेरियल को, पार्ट्स को रिमूव कर देता है। सेम यही प्रक्रिया हमको बोल्ट बनाने में भी करनी है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमें उस मटेरियल को या हमें उस पार्ट्स को थोड़ा सा, वो जो जॉब है उसके पार्ट्स को, उस मटेरियल को रिमूव करना है। तो वहाँ पे रख करके बाय द यूज़ ऑफ रेगमार, हैंड का यूज़ करके उसको हम फास्ट कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यूज़ करने में हाथ पे कुछ लगेगा भी नहीं, और हाथ पे न लगने के साथ साथ फिर आपका जॉब जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फाइनल तैयार होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग में एक बड़ी सी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि जब तक मार्केट वैल्यू का आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कोई भी चीज़ बिक पाना बहुत मुश्किल होती है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके काम के साथ साथ माय डियर ध्यान रखिए कि उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी भी होनी चाहिए। बिना एक्यूरेसी के और बिना क्लियरिटी के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों का बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट लेवल की प्रक्रिया जो है अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।